अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, हाउ आर यू पीपल। सो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे एंड सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप लोग एमडी कैट और AQU के एग्ज़ाम 2026 MBBS के एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठने के लिए जा रहे हैं। बट अभी से कॉन्ग्रेचुलेशंस नहीं, कॉन्ग्रेचुलेशंस जब ही हो पाएगी जब आप लोग इन दोनों टेस्ट में से या फिर जो भी आपका एक पर्टिकुलर एम टेस्ट है उसको आप लोग एस करेंगे और उसमें आप लोग मार्क्स को सिक्योर करेंगे। सो बायो प्रेप इज़ हेयर विद यू ऑल टुडे इन अ लाइव ग्रैंड प्रीमियर। सो आज हम लोग अपने बारे में आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाएंगे एंड आई विल बी टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ एज वेल, माई इंट्रोडक्शन एंड वॉट आई डिड एंड हाउ I got into my medical school, how efforts I made and अब जो हम लोग इस जर्नी को आगे आप लोगों के साथ लेकर जाएंगे उसमें हमें क्या करना होगा आप लोगों के लिए, तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड फर्दर मोर वी विल ऑल्सो कवर द टॉपिक ऑफ द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, दैट इज़ द MD-CAT एंड एज वेल एज द AQU चैप्टर फॉर द बायोलॉजी। ओके, सो talking about myself, my name is Mohammad Bilal. I am a current medical student, first year medical student at Karachi Medical and Dental College, Karachi, located in the Karachi KMTC. So I know you people are from all over the Pakistan, and I am also a medical student, and you people are curious to know that why and how I got into my medical school. So there's nothing. I did a lot of efforts, and I was also a position holder in my college. I did my FSC from the Aga Khan University Examination Board, and I received the achievements as well. I secured distinctions as well, and that's it. I really want you people to कि इस journey को हम लोग साथ लेकर चलें. People might think that I am a first year medical student, but I have a experience of teaching approximately 5 to 6 years ago. I was teaching, my first teaching experience was started from the back in the 2020 I guess, and मेरे पास तकरीबन 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस है टीच करने, एंड दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट दैट आई एम गोइंग टू start with you people. It's the MD-CAT and AQU journey. So what is bio prep? You people, आप लोग मेरे बारे में जान चुके होंगे that who am I, and आप लोग मेरे बारे में जान चुके हैं। बट नाउ व्हाट इज़ बायो प्रेप? बायो प्रेप इज़ द अकेडमी जो हमने अभी लॉन्च की है, एंड आई एम अ को फाउंडर ऑफ दिस अकेडमी। ओके, आई एम अलोन अ को फाउंडर। सो व्हाट डज बायो प्रेप मीन्स? बायो प्रेप मीन्स दैट वी हैव अ कैटेगरी। एक कैटेगरी है बायोलॉजी। आप लोग बोल रहे होंगे सर सिर्फ बायोलॉजी है आपके पास, नो केमिस्ट्री, नो फिज़िक्स, नो लॉजिकल रीजनिंग, नो इंग्लिश। सो यस, अभी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी है, बट इफ़ हमें अगर रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा तो हम लोग ज़रूर फिज़िक्स केमिस्ट्री को भी इसमें लेकर आएंगे। बट बहुत सी कोचिंग्स या बहुत से अकेडमीज़ बहुत सारे सब्जेक्ट्स को एक साथ लेकर चलती हैं। ओके, बट हैव यू एवर थिंक अबाउट वन थिंग कि आप किसी एक चीज़ में स्पेशल होते हो एंड यू हैव दैट स्पेशलिटी इन दैट वन थिंग। मैं अगर अपनी बात करूँ, मी एज अ मेडिकल स्टूडेंट, ओके, मेरा जो पर्टिकुलर एक कहते हैं ना एक्सेल है, दैट इज़ इन द बायोलॉजी, एज आई एम अ को फाउंडर ऑफ दिस अकेडमी। सो मैंने सोचा कि यार मैं क्यों ना बायोलॉजी को ही अपनी एक अकेडमी का मेन पर्पस बनाऊँ, जिससे बच्चे, जिससे स्टूडेंट्स इसको जान सकें, इसको समझ सकें, इसको पढ़ सकें। डू यू नो पीपल, आप लोगों को पता है कि बायोलॉजी को बहुत से बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेते, लिटरली यस, एंड आई वॉज वन ऑफ दैट। बायोलॉजी एक डिटेल सिलेबस, एक लेंथी सिलेबस है, एक कॉन्सेप्चुअल सिलेबस है। इसको कवर करने के लिए ये नहीं है कि आपने STB की बुक उठा ली, आपने कैप्लान सेट की बुक उठा ली, आपने इंटरनेशनल बुक उठा ली, आपने पंजाब बोर्ड की बुक उठा ली, और आपने फेडरल बोर्ड की बुक उठा ली, एनी प्रोविंस की बुक उठा ली, और आपने उसको पढ़ लिया और आपने उसके 3-4 MCQ सॉल्व कर लिए एंड यू थिंक कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी मैं आप लोगों को अगर अपनी स्लाइड्स रिव्यू करवाऊँगा या अपने नोट्स रिव्यू करवाऊँगा तो आप लोग खुद समझ जाएंगे कि हाउ डिफ़िकल्ट बायोलॉजी इज़। यस,
लास्ट टाइम एमडी कैट में जब हम लोगों ने दिया था तो उस वक्त एमडी कैट में बायोलॉजी के जो क्वेश्चंस थे वो अनप्रिडिक्टेबल थे, बट दे वर लाइक क्वाइट ईजी, बट उन लोगों के लिए ईजी थे जिन लोगों का कॉन्सेप्ट बना हुआ था। अब के एमडी कैट में या अब के AKU के अगर टेस्ट की हम स्पेसिफिकली बात करें, दे गिव यू अ डिजीज़, उनको डायग्नोस करना होता है बिकॉज यू आर गोइंग टू बी अ फ्यूचर डॉक्टर। उसमें आप लोगों को अब वो एमडी कैट का और AKU का पैटर्न नहीं रहा है। अब ये नहीं है कि बुक की लाइंस, आई एम नॉट सेइंग कि नहीं मिलती, आती हैं बुक की लाइंस, बट इफ़ यू हैव 81 MCQs इन बायोलॉजी, सो अप्रॉक्सीमेटली आपके 5, 6, 7 ही ऐसे MCQs होंगे जिसमें आपकी बुक की लाइन से कुछ मैच कर रहा होगा, अदरवाइज ऑल विल बी फ्रॉम द conceptual knowledge that you people have attained during your MTCAT and as well as AKU journey. अब हम लोग कुछ फैक्टर्स के ऊपर बात करते हैं कि हाउ वी आर गोइंग टू कवर द एंटायर सिलेबस ऑफ बायोलॉजी विद इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, बिकॉज वी ऑलरेडी started our first class on 22nd May and AKU का exam is on 5 July I guess, and I guess it's confirmed, and MTCAT is on 16th of August and NUMS is on I guess 23rd of August. So first of all बायोलॉजी को हमें पढ़ना है बायोलॉजी के ही तरीके से, ठीक है, बायोलॉजी को हमें पढ़ना है बायोलॉजी के ही तरीके से, और इसमें हमें कोई भी मुश्किल नहीं होगी इंशाल्लाह, बिकॉज मैं इसमें आपको लीड करूँगा स्पेशली, ना ही मेरे साथ कोई अदर टीचर होगा, सिर्फ मैं ही इसको आप लोगों को पढ़ाऊँगा एंड मैं ही इसके नोट्स कंपाइल कर रहा हूँ, ये नहीं कि मेरी टीम कर रही है, आई एम कंपाइलिंग खुद। मुझे पता है बच्चों को क्या चीज़ किस तरह लेके चलनी होती है, मैं ही MCQs कंपाइल कर रहा हूँ। सो हम लोग बायो प्रेप का आपको तरीका बताते हैं कि हम लोग किस तरह लेके चलेंगे, आवर रूटीन स्केड्यूल, एंड देन उसके बारे में मुझे कुछ इंपॉर्टेंट आप लोगों को अनाउंसमेंट देनी है रिगार्डिंग द MTCAT एग्ज़ाम, AKU एग्ज़ाम एंड द NUMS एग्ज़ाम। अगर हम बात करें कि अपने बायो प्रेप के बारे में, सो हमारा एम ये है कि हम लोग हर टेस्ट के काफ़ी दिनों पहले उसका सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे, एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द AKU एग्ज़ाम इट इज़ ऑन द 5 July, सो आवर एम इज़ टू कंप्लीट द होल सिलेबस टिल 28 और 29 जून। उसके बाद हम लोग मॉक्स पेपर स्टार्ट करेंगे AKU के। AKU में साइंस अचीवमेंट होती है और साइंस रीजनिंग होती है। साइंस अचीवमेंट में अप्रॉक्सीमेटली बायोलॉजी से 18 MCQs आते हैं, 17 या 18, एंड लास्ट टाइम AKU की बायोलॉजी थोड़ी बहुत टिपिकल तो थी। देयर वर लाइक मैनी क्वेश्चंस फ्रॉम बायो एनर्जेटिक्स, बायो केमिस्ट्री, जो कि स्टूडेंट्स इतना फोकस नहीं करते, और अगर करते भी तो उनके कॉन्सेप्ट इतने पॉलिश नहीं होते। ओके, देन वी हैव MTCAT। MTCAT में अभी टाइम है, सो आई वुड सजेस्ट कि हम लोग MTCAT के मोस्ट ऑफ द सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे विद इन अ मंथ, ठीक है। उसके बाद हम लोग उसमें पास्ट पेपर्स और मॉक एग्जाम्स कंडक्ट करेंगे। AKU की अगर हम बात करें तो AKU की बायोलॉजी में साइंस रीजनिंग भी होती है, एंड साइंस रीजनिंग विल ऑल्सो बी गोइंग टू कवर्ड बाय बायो प्रेप। मैं खुद आपको साइंस रीजनिंग AKU की प्रिपरेशन करवाऊँगा, और सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूँ, आप लोगों को सिलेबस कंप्लीट करवाने की कोई टेंशन नहीं लेनी। बहुत सी कोचिंग्स आप लोगों से प्रॉमिस करती हैं कि हम लोग आप लोगों को सिलेबस इतने दिन पहले ख़त्म करा देंगे। आई एम नॉट सेइंग कि मैं 1 महीने पहले AKU का सिलेबस, 1 महीना आप रह ही गया, 1 महीना, ठीक है। सो वी आर स्टार्टिंग लेट, तो ये मैं बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यूज़ दूंगा अपनी कोचिंग के बारे में, कोई फेकनेस नहीं होगी मेरी कोचिंग में कि नहीं अब मैं AKU की तैयारी नहीं करा सकता। आई एम हेयर टू मेक यू पीपल एस इन द बायोलॉजी ऑफ द AKU, MTCAT और द NUMS। So bioprep is based on 3 major tests: MTCAT, AKU and NUMS। AKU की स्पेशलिटी ये है कि उसके इंटरनेशनल लेवल से क्वेश्चंस होते हैं जो कि हाँ आपको सॉल्व करवाएंगे। MTCAT और NUMS की ये है वो प्रोविजनल लेवल के ऊपर बेस्ड होते हैं। प्रोविजनल लेवल का मतलब ये है कि MTCAT इज़ टोटली ऑन द स्पेसिफिक, इज़ बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक प्रोविंस, एंड NUMS इज़ बेस्ड ऑन स्पेसिफिकली फेडरल एंड पंजाब, ठीक है। सो सबसे पहले आप लोगों को घबराना नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स होकर मेरे साथ पढ़ना है, ठीक है। आई विल बी गोइंग टू प्रोवाइडिंग यू अ नोट्स, एंड एक्चुअली यही जो नोट्स हैं जो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे अभी से स्लाइड में, दीज आर द नोट्स। मैं चाहूँगा कि आप लोग इसमें से जो मैं आप लोगों को की पॉइंट्स बताता जाऊँ, आप लोग अपने पेन पेपर पे नोट्स पे अपने लिखते जाएँ, बिकॉज आई विल बी नॉट गोइंग टू शेयर यू पीपल कि मैं आप लोगों को अलग से नोट्स की PDF भेजूँगा। नो,
अगर मैंने ऐसा कर दिया तो आप लोगों की तैयारी में फ़र्क आएगा, आप लोगों की तैयारी वीक होगी। क्यों? आप बोलेंगे सर नोट्स तो ये आपकी स्लाइड्स हैं। एक्चुअली दीज आर द नोट्स। आप लोगों को इसमें से की पॉइंट्स को अपने रजिस्टर्स में कॉपी करना होगा एंड आई विल बी गोना सेंडिंग यू दी स्लाइड्स टू दोज स्टूडेंट्स जो कि इनरोल हो चुके हैं। उनकी एक ड्राइव बन जाएगी और जो हो रहे हैं उनकी भी एक गूगल ड्राइव बन जाएगी। उनको हम लोग उस ड्राइव में ऐड करेंगे। उस ड्राइव में हम लोग डेली अपने नोट्स शेयर करते रहेंगे इन द फॉर्म ऑफ दी स्लाइड्स, MCQs शेयर करते रहेंगे एंड सम अदर हेल्पफुल मटेरियल भी शेयर करते रहेंगे विद द रिकॉर्डेड लेक्चर्स। ये YouTube का हमारा प्रीमियर है, इट्स अ लाइव प्रीमियर बट इट्स एक्चुअली नॉट अ लाइव क्लास, ठीक है। बट एज आई एम अवेलेबल इन दिस प्रीमियर इन द कमेंट बॉक्स, तो हम लोगों का जब ये YouTube पे प्रीमियर होगा तो मैं कमेंट बॉक्स पे आप लोगों के क्वेश्चंस की जो है आंसर दिया करूँगा। फर्दरमोर कि आप लोगों को रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे एंड लाइव लेक्चर्स मिलेंगे बायो प्रेप के अंदर। एंड जो हमारे कोर्सेज के प्राइजेज हैं वो आप लोग वेबसाइट से आके देख सकते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू हेयर बिकॉज आई डोंट वांट कि मैं अभी से अपनी कोचिंग के बारे में प्राइजेस के ऊपर फोकस करूँ। ओके, सो यू पीपल कैन गो और यू पीपल कैन आस्क आइदर इन द कमेंट बॉक्स इन द यूट्यूब। सो AKU की जो आपके पास बायोलॉजी है, MDCAT की बायोलॉजी है, नम्स की बायोलॉजी है, वी आर गोइंग टू कवर दीज ऑल द टॉपिक्स। ओके, हम आपको हर वो चीज़ बायोलॉजी से रिलेटेड शेयर करेंगे जो कि आप लोगों को चाहिए। हम आपका ग्रुप बनाएंगे सेपरेट फॉर द AKU, सेपरेट फॉर द MDCAT। दो स्टूडेंट जो कि AKU में एनरोल हुए हमारी अकेडमी में फॉर द बायोलॉजी कोर्स, उनका अलग ग्रुप होगा, उनकी अलग ड्राइव होगी, उनकी अलग नोट्स होंगे, उनकी अलग MCQs होंगे। सेम इज़ दैट फॉर द MDCAT, उनका भी सब कुछ अलग क्राइटेरिया होगा। सेम इज़ फॉर द नम्स MDCAT को हम लोग थोड़ा सा कंपाइल करके चलेंगे, पैरेलल वे में करके चलेंगे। नम्स और MDCAT में कोई एज सच डिफरेंस नहीं है, कुछ चीज़ों का बायो में डिफरेंस होता है और हम लोग सिलेबस को भी गो थ्रू कर लेंगे। बट आई विल बी गोना अपलोडिंग द सिलेबस इन द गूगल ड्राइव, तो आप स्टूडेंट्स वहाँ से सिलेबस को देख सकते हैं। अच्छा, AKU का सिलेबस के हिसाब से पूरा हमारे नोट्स बनते हैं। AKU में SLOs होते हैं तो SLO वाइज नोट्स बनते हैं। MDCAT में भी सेम इस तरह होता है बट MDCAT में आगे पीछे चीज़ें होती हैं तो वो कोई इतनी जो है डिफरेंट नहीं क्रिएट करती है। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि हमारी एकेडमी मोस्ट ऑफ द AKU बेस्ड है, MDCAT बेस्ड है या फिर नम्स बेस्ड है। एक्चुअली हमारी एकेडमी तीनों के ऊपर बेस्ड है। ये नहीं है कि AKU वाले स्टूडेंट्स को प्रिविलेज मिल रहा है या MDCAT वाले स्टूडेंट्स को, नम्स वाले स्टूडेंट्स को, या फिर उनके ऊपर पढ़ाई अच्छी हो रही है। तो मैं सबसे पहले बता चलूँ कि एक डिस्क्रिपेंसी होती है कि क्या अलग से AKU की क्लास होगी बायो की या MDCAT की टॉपिक्स तो मोस्ट सिमिलर सेम ही होते हैं। सो यस, क्लास एक ही होगी। राइट नाउ आई हैव ओपन द MDCAT स्लाइड, तो जो टॉपिक्स MDCAT में है वो अभी हम कवर करेंगे इसी बिल्कुल क्लास में, और बिल्कुल इसी क्लास में हम लोग दूसरी स्लाइड ओपन करेंगे फॉर द AKU। तो उसमें जो AKU वाले स्टूडेंट्स हैं सिर्फ वही रहेंगे और MDCAT वाले स्टूडेंट्स लीव कर देंगे। तो इसी तरह अब हम जो आगे लाइव क्लासेस रखेंगे उसमें मैं सबसे पहले लिंक भेजूंगा ओवरऑल ऑल द 3 टेस्ट रिजल्ट्स, यानी कि AKU, MDCAT, नम्स तीनों का एक ही ग्रुप में मैं लिंक भेज दूंगा। वो सब आके मुझे ज्वाइन कर लेंगे और मैं एक कॉमन सिलेबस पढ़ाऊंगा जो कि तीनों के उसमें होता है टेस्ट के अंदर। फिर जो हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा फिर जो AKU वाले स्टूडेंट्स हैं उनको मैं अलग से उनकी लिंक भेजूंगा, वो वहाँ पे आके ज्वाइन करेंगे अपनी गूगल मीट से या फिर जूम से। आई विल गोना चूजिंग द प्लेटफॉर्म, वहाँ पे बच्चे आके मुझसे मेरे साथ AKU का जो हमने रिमेनिंग पार्ट रह गया होगा, SLOs रह गए होंगे जो हमने MDCAT में कवर नहीं किए, वो फिर हम AKU में उसकी क्लास में कवर कर लेंगे। यानी कि सब एक साथ ही पढ़ेंगे MDCAT, नम्स एंड AKU। मेरा पढ़ाने का तरीका एक जैसा ही होगा, मैं किसी को डिफरेंट वे में नहीं पढ़ाऊँगा। मैं उस तरीके से पढ़ाऊँगा कि वो तरीका आज तक आपने किसी कोचिंग में नहीं देखा हो, ठीक है। सो डोंट वरी, बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा। आई एम नॉट हेयर टू मेक बड़े बड़े promises with you all. I am here to lead you people in a way that no one has ever taught you people. ठीक है, सो ये हमारा क्राइटेरिया है इस कोचिंग का। और सबसे पहले अगर हम बात करें कि क्या फ़र्क है एंट्रेंस एग्जाम्स में MDCAT, AKU एंड नम्स, एज सच कोई डिफरेंस इतने बड़े बड़े नहीं हैं बट फिर भी हैं, माइनर डिफरेंसेस हैं। एंड AKU में तो कुछ मेजर डिफरेंसेस भी हैं क्योंकि मैंने भी AKU दिया था, तो AKU का जो है क्राइटेरिया बहुत डिफरेंट है। एंड MDCAT में अब कंपटीशन बहुत होता है। MDCAT में कंपटीशन और नम्स में कंपटीशन बहुत होता है। आई एम अ मेडिकल स्टूडेंट स्टडिंग इन अ गवर्नमेंट और पब्लिक मेडिकल कॉलेज इन कराची। यू नो
ईच ईयर 11 to 12,000 स्टूडेंट्स कराची में सिट करते हैं और सिर्फ हम 800 बच्चे या 850 बच्चे सेलेक्ट हो पाते हैं क्योंकि सीट्स ही इतनी होती हैं। सो 11,000 बच्चों में से 850 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो वो कौन होंगे, वो क्या होंगे, वो किस कंपटीशन से हट के निकल के आए होंगे। सो मेरा एम यही है कि मैं आप लोगों को उस तरीके से लेकर चलूँ, ठीक है। सो जो भी स्टूडेंट्स आफ्टर दिस ओरिएंटेशन इंटरेस्टेड हैं हमारे इस कोर्सेज़ के अंदर इनरोल होने के लिए, आई विल बी गोना लीविंग वेबसाइट, आवर व्हाट्सएप बिजनेस कॉन्टैक्ट नंबर, जहाँ पे आप लोग हमें इनरोलमेंट करवा सकते हैं अपनी डायरेक्टली विद द व्हाट्सएप और एज वेल एज द फ्रॉम द वेबसाइट, ठीक है। सो जो भी बच्चे हमें कांटेक्ट करेंगे हम उनको इनरोल कर लेंगे, और जो बच्चे हमें गूगल पे फॉर्म फिल करेंगे हम उनको भी इनरोल कर लेंगे। एंड जब बाकी हमारी टीम उसको हैंडल कर लेगी कि कौन सा स्टूडेंट कौन सा कोर्स में इंटरेस्टेड है, एंड दैट्स ऑल, ठीक है। सो स्टार्ट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट topic of BioPrep best APCAT solution, that is the human circulatory system। मेन फोकस रखना, मैं हर टॉपिक के बारे में उसके कीवर्ड्स को बताऊंगा। अपने नोट्स, अपना पेन, अपना रजिस्टर साथ लेकर बैठना, क्योंकि मैं नोट्स भी यहीं बनवाऊंगा। आई विल नॉट गोना शेयरिंग विद यू ऑल द नोट्स अगेन। यही स्लाइड्स हैं, इनकी भले ही चाहो तो तुम लोग फ्री में पिक्चर ले सकते हो, और जो स्टूडेंट्स एनरोल होंगे उन्हें ऑब्वियसली ड्राइव में ये नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। बायो को मैं चाहता हूँ कि तुम लोग साथ साथ नोट्स बनाना मेरे। आई बी गोना गिविंग यू पीपल अ टाइम फॉर ईच स्लाइड, ओके। तो तुम लोग उसके ऊपर फोकस करना। सो स्टार्टिंग विद ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब इस टॉपिक की स्पेशलिटी क्या है, ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे कभी किसी पेपर में MCQ स्किप नहीं होते। जी हाँ, जब भी मैंने एक टॉपिक रखा, और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि ये कार्डियो से रिलेटेड है, बहुत से मेडिकल एस्पायरेंट्स इसमें इंटरेस्ट लेते हैं, ठीक है। एंड इट्स वन ऑफ माई फेवरेट टॉपिक एज वेल, सो मैंने इसको चूज़ किया, एंड इट्स वन ऑफ द डिफिकल्ट टॉपिक ऑफ द बायोलॉजी एज वेल। यस, इसमें बच्चों को कार्डियक साइकिल समझने में बहुत मुश्किल होती है, लिम्फेटिक सिस्टम कभी समझ नहीं आता बच्चों को। आई एम हियर टू प्रोवाइड अ सॉल्यूशन फॉर यू ऑल, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम AKU में पूछा जाता है, साइंस रीजनिंग में और साइंस अचीवमेंट में। MDCAT में इसके 3 से 4-5 क्वेश्चंस आते हैं, और नम्स में भी इसके 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अच्छा, हमारा एम क्या है AKU की अगर मैं बात करूं तो AKU में बॉटनी भी होती है और जोलॉजी भी होती है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा टारगेट है कि मैं 15 जून से पहले जोलॉजी ख़त्म करा दूँ, ह्यूमन बायोलॉजी। उसके बाद हम एक साथ जोलॉजी पर आए, बॉटनी पर आएँ, जिसमें हमारे पास प्लांट किंगडम हो, उसमें हमारे पास प्रोटेक्स्टा किंगडम हो, उसमें हमारे पास फंजाई हो, उसमें हमारे पास जितने भी आपके क्योंकि आपको पता है AKU में किंगडम्स आते हैं। एंड MDCAT में फॉर्चुनेटली खुशी की बात यह है कि किंगडम्स हट चुके हैं। मैं एक दफ़ा सिलेबस को दोबारा रिवाइज़ कर लूँगा MDCAT और नम्स का, कि उसमें किंगडम्स हैं या नहीं हैं। किंगडम्स होंगे तो हम MDCAT और नम्स तो भी पढ़ेंगे, वरना AKU में तो हमें पढ़ने ही पढ़ने हैं किंगडम्स, ठीक है, उन स्टूडेंट्स को जो कि AKU दे रहे हैं। सो मेरा टारगेट ये है कि मैं पहले ह्यूमन बायोलॉजी को विद इन 10 to 15 डेज़ ख़त्म कराऊँ, फिर उसके बाद विद इन 5 डेज़ में किंगडम्स ख़त्म कराऊँ, विद इन 5 to 10 डेज़ में बॉटनी पार्ट खत्म कराऊँ, एंड देन वी विल डायरेक्टली ऑन कंडक्टिंग अ मॉक्स एग्जाम्स फॉर यू ऑल, ठीक है। MCQs हर क्लास के एंड में, हर जब भी जो हम पढ़ रहे हैं उसके एंड में हम लोग कराएंगे हर चैप्टर के। अगर मैं अभी ये पढ़ा रहा हूँ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, तो उसके MCQs ख़त्म करवाऊँगा मैं इसी क्लास में, ठीक है। फॉर द MDCAT, नम्स एंड द AKU, तीनों के अलग अलग MCQs हमारे पास होंगे। मतलब MDCAT और नम्स के तो मिक्स ही होंगे, मर्ज होंगे, बट AKU के अलग होंगे, ठीक है। सो स्टार्टिंग विद द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, ओके। सो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में तुम लोग क्या जानते हो, चलो बताता हूँ। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम इज इक्वल्स टू ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। वर्ड्स को ब्रेक करना सीखो, ठीक है। वर्ड्स को ब्रेक करोगे तुम लोगों को आसान रहेगा। ह्यूमन के अंदर किस तरीके से सर्कुलेशन हो रही है और किस तरीके से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है, दैट इज़ द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब अगर हम नीचे आएँ अपनी स्लाइड्स के ऊपर, और आइदर यू कुड से अ नोट्स, तो लेट्स रीड दैम वन बाय वन। रीड नहीं करना, समझ के पढ़ना है। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू पीपल, हर लाइन को उसके बारे में बताना मेरा काम है। तो तुम लोग इस लाइन के ऊपर, स्लाइड के ऊपर फोकस करो। नोट्स बनाना चाहो तो बनाओ, मैं तुम लोग को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको भी समझो और उसके भी नोट्स बनाओ, ठीक है। हमें रट्टा नहीं लगाना, याद रखना। एंड आई गारंटी यू पीपल
कि मेरे नोट से जो बच्चा पढ़ लेगा उसे अपने प्रोवेंस की बुक को खोल के पढ़ने में आसानी होगी 99%। ठीक है, प्रोवेंस की बुक को ज़रूर पढ़ना। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरे नोट्स काफ़ी हैं अपने प्रिपरेशन के लिए, एमडी कैट में बुक की लाइंस आती हैं, वो तुम्हारा काम है भाई, वो स्टूडेंट्स का काम है अपने बुक की लाइंस को पढ़ना। अगर सिंथ के प्रोवेंस से हो तो सिंथ की बायोलॉजी को उठा के पढ़ना, फेडरल की मत उठा के पढ़ना। ठीक है, और अगर तुम्हें इतना ही शौक है तो तुम 2-3 पढ़ सकते हो बुक एक साथ, इट्स अ वेरी गुड। बट आई वुड रिकमेंड कि मैंने भी एक ही बुक से पढ़ा था, तुम लोग भी एक ही बुक से पढ़ो। एंड सिंध बोर्ड की काफ़ी अच्छी बुक है, एंड पंजाब और फेडरल की भी बहुत टॉप नॉच न्यू एडिशंस आए हैं, केपी के बलूचिस्तान की भी अच्छी बुक्स हैं। ठीक है, और एक ही की नहीं है। इफ़ यू पीपल विल फॉलो माई नोट्स तो तुम्हारा कवर हो जाएगा, तुम्हें और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ माई गारंटी। एक ही की नहीं है, माई नोट्स आर इनफ। बुक से तुम लोग जान छुड़ा सकते हो, तुम लोग साइड में कर सकते हो। कोई भी कोचिंग ने आज तक दावा नहीं किया एक ही नहीं है कि हमारे नोट्स सफिशेंट है। आई एम टेलिंग यू पीपल किस तरह सफिशेंट है वो तुम लोगों को खुद ही पढ़ने के साथ साथ अंदाज़ा हो जाएगा। AQ वाले भी साथ साथ रहेगा, MD कैट वाली भी साथ रहेगा, नम्स वाली भी साथ रहेगा, जब तक हम इस चैप्टर को कंप्लीट नहीं कर लेते और जब तक हम AQ के ऊपर मूव नहीं कर जाते। ठीक है, इट्स MD कैट एंड AQ एंड नम्स ऑल कंपाइल्ड नोट्स। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपना ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम से। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम एक कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है। ठीक है, कार्डियो जो कि आपके ब्लड वेजल्स और हार्ट से रिलेटेड होता है, और वेस्कुलर भी आपका वेस्क्यूलर। ठीक है, वेस्क्यूलर से क्या समझ आ रहा है? वेजल्स, ब्लड वेजल्स। ठीक है, जो आपके वेजल्स के अंदर आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज का जो सिस्टम है दैट इज़ अ वेस्कुलर सिस्टम, और कार्डियो आपका हार्ट के सिस्टम को यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं। तो ये एक वाइटल नेटवर्क ऑफ द हार्ट, ब्लड वेजल्स एंड द ब्लड। देखो, ब्लड एक ट्रांसपोर्ट मीडियम है जो कि आपके बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करवाता है डिफरेंट सब्सटेंसेस को, डिफरेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को और डिफरेंट आपके वेस्टेस को। ठीक है, तो यहाँ पे ना तुम लोगों ने मेरी स्लाइड देखी होगी ऊपर, ये ब्लड RBCs हैं, तो ये ब्लड के अंदर लोकेट करते हैं। ठीक है, तो 3 चीज़ों को याद रखना, ब्लड, हार्ट और ब्लड वेजल्स, ये 3 के ऊपर आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बेस करता है, जो कि आपका ब्लड मेनली ट्रांसपोर्ट करवाता है ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट्स को, हार्मोन्स को टू द सेल्स while removing waste products like carbon dioxide from the tissues। अब यहाँ पे मेन पर्पस क्या है कि जो हमारे पास ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है ये आपका डबल लूप सिस्टम है, जो कि पल्मोनरी और सिस्टेमिक बेस्ड के ऊपर ड्राइव करता है। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कभी MCQs में आए कि हाउ इट इज़ वेरीफाइड दैट ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम इज कंपोज ऑफ द डबल सर्कुलेटरी सिस्टम और अ डबल लूप सिस्टम, सो वी हैव अ पल्मोनरी जो कि लंग्स के ऊपर बेस्ड है, एंड अ सिस्टेमिक जो कि आपके बॉडी के ओवरऑल आपके लिम्स को, आपके ब्रेन को, आपके सिस्टम अदर ऑर्गन्स को भेजता है अपना फ्लूइड यानी कि ब्लड, ड्रिवन बाय अ 4 चैम्बर्ड हार्ट टू इंश्योर कंटिन्यूस 1 वे ब्लड फ्लो। अब यहाँ पे ना यूनी डायरेक्शनल ब्लड फ्लो यानी कि एक ही डायरेक्शन में ब्लड जा रहा है, यानी कि इट्स अ 1 वे ब्लड फ्लो। इट्स नॉट अ इसमें कोई आपका ये नहीं है कि एक तरफ ब्लड जा रहा है वहाँ से वापस आ रहा है, ये एक ही तरफ जाएगा, वहाँ से अपना पूरा रास्ता ट्रांसपोर्ट करके अपने उसी चैम्बर के अंदर हार्ट के आगे जाके अंदर जाके रुकेगा। ठीक है, एंड अब अगर हम बात करें कि हमारे पास 2 सिस्टम्स होते हैं, पल्मोनरी एंड सिस्टेमिक। ठीक है, पल्मोनरी जो लंग्स बेस्ड होता है, सिस्टेमिक जो आपके बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स के ऊपर बेस्ड होता है, यानी कि डिफरेंट सिस्टम्स के ऊपर बेस्ड होता है। सो मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं इसके? वी हैव अ हार्ट, ह्यूमन हार्ट। तो ह्यूमन हार्ट इज़ अ मस्कुलर 4 चैम्बर्ड पंपिंग ऑर्गन दैट हैज़ राइट एंड लेफ्ट एट्रियाज, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स दैट बीट्स अप्रॉक्सीमेटली 72 टाइम्स पर मिनट। अब ये जो वैल्यूज़ होती हैं 72 टाइम्स पर मिनट, ये याद करने की होती हैं और समझने की होती हैं। देखो, ह्यूमन का जो हार्ट है अभी हमने पढ़ा, इसमें 4 चैम्बर होते हैं, 2 अपर वॉल्ड एट्रियम्स, 2 लोअर वॉल्ड आपके वेंट्रिकल्स। ठीक है, जो आपके वेंट्रिकल्स होते हैं वो थिक होते हैं और आपके जो एट्रियाज होते हैं वो थोड़े थिन होते हैं इन द कंपोजिशन ऑफ द मस्कुलर वॉल। वेंट्रिकल्स में भी लेफ्ट वेंट्रिकल, अब देखो जो मैं बोल रहा हूँ वो सब नोट करते जाओ, ये सब MCQs के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। वेंट्रिकल्स में भी लेफ्ट वेंट्रिकल आपका थिक और मस्कुलर होता है। ठीक है,
और अगर हम बात करें कि इसकी कैपेसिटी ब्लड पंप करने की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द अदर वेंट्रिकल्स, और द अदर वेंट्रिकल्स भी नहीं, एक ही वेंट्रिकल है दैट इज़ द राइट वेंट्रिकल उसके मुकाबले में, और एट्रियास के मुकाबले में, ठीक है। पिक्चर्स हैं हर चीज़ की, फिक्र मत करना, हर चीज़ की पिक्चर्स प्रोवाइड की गई हैं ताकि तुम लोगों को आसानी हो। अभी हम जब इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो हम पिक्चर्स के साथ ही पढ़ेंगे ताकि तुम लोगों को समझने में और याद करने में आसानी हो। देन वी हैव ब्लड वेजल्स। ब्लड वेजल्स एक वेस्कुलर सिस्टम है जिसके अंदर ब्लड फ्लो करता है। इसमें हमारे पास होती हैं आर्टरीज जो कि ब्लड को हार्ट से डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर लेके जाती हैं, यानी कि हार्ट से फॉर एग्जांपल लंग्स में लेके जाने वाली आर्टरीज कौन सी होंगी, यानी कि ब्लड दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट आर कॉल्ड आर्टरीज। और इनका जो पाथवे होता है दैट इज़ द, वो कौन सा पाथवे होता है, इफरेंट और एफरेंट, वो लेकर जा रही हैं, हार्ट से लेकर जा रही हैं। सो दे हैव इफरेंट पाथवे, ठीक है, ई वाला पाथवे, इफरेंट पाथवे। सो दे कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, और ये हमारे पास आर्टरीज होती हैं, जैसे कि पल्मोनरी आर्टरीज क्या होती हैं, हार्ट से पल्मोनरी यानी कि लंग्स के अंदर लेके जाती हैं, ठीक है। इसी तरह जो वेन्स हैं वो किसी भी स्पेसिफिक ऑर्गन से हार्ट के अंदर ब्लड लेकर आती हैं, ठीक है। सो दे रिटर्न ब्लड टू द हार्ट एंड दे आर द एफरेंट पाथवे, ए से शुरू होता है इनका पाथवे, ठीक है, ये सब नोट करते जाओ। इफरेंट पाथवे EFFERENT जो कि आर्टरीज है, और एफरेंट पाथवे AFFERENT, एंड कैपिलरीज दैट आर द टाइनी ब्लड वेजल्स फैसिलिटेटिंग एक्सचेंज विद इन द टिश्यूज। अब ये कैपिलरीज क्या होती हैं, ये ना आपके आर्टरीज और वेन्स की ना तकरीबन एक तरीके से ब्रांचेस और कनेक्शंस होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस तरह अपने हाथ को कर लूँ ना, तो ये मेरी फिंगर्स है ना, ये फिंगर्स कैपिलरीज को डिनोट कर रही हैं। ये स्मॉल ब्रांचेस मेरी फिंगर्स हैं, इनके बीच में एक तो में एक्सचेंज मीडियम नज़र आएगा, तो इसके ज़रिए ना ये लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड के ज़रिए ना ये अपने ब्लड को एक्सचेंज करती हैं विद इन द टिश्यूज़, ठीक है। तो ये फैसिलिटेट करती हैं आर्टरीज को और वेन्स को टू एक्सचेंज द टिश्यूज़, एक्सचेंज द ब्लड, सॉरी नॉट टिश्यूज़, विद इन द टिश्यूज़ दे एक्सचेंज द ब्लड। ब्लड क्या है, एक फ्लूइड मीडियम है जो कि कैरी करता है गैसेस को, न्यूट्रिएंट्स को और वेस्ट को। अब ये तीन चीज़ें याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। Blood is the fluid of the human circulatory system that that has a gases that carry the gases, nutrients and waste, यानी कि उनको कैरी करता है। अगर तुम बात करो कि लंग्स के अंदर वो ऑक्सीजन को लेके जा रहा है, ठीक है, ब्लड, तो कार्बन डाइऑक्साइड को वो लंग्स से बाहर लेके आ रहा है, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहा है डिफरेंट, यानी कि फॉर एग्जांपल स्मॉल इंटेस्टाइन को ब्लड लिपिड्स प्रोवाइड कर रहा है, लैक्टील्स होती हैं वहाँ पे, तो लिपिड्स प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो दैट आर द न्यूट्रिएंट्स। वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड लंग से बाहर निकाला है, दैट इज़ द ब्लड। ब्लड के अंदर ये सारी चीज़ें डिजॉल्व होती हैं, ठीक है, तभी तो वो उन सबको ट्रांसपोर्ट और सर्कुलेट करवाता है। देन वी हैव द ब्लड फ्लो सीक्वेंस और द पाथवे ऑफ द ब्लड। अब हमारे पास ये जो ब्लड फ्लो का सीक्वेंस है ये बहुत ज़रूरी है समझना, ठीक है, और इसको हम लोग बाद में समझेंगे। सबसे पहले हम लोग आते हैं अपना द 2 सर्किट्स ऑफ सर्कुलेशन। पहले हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फिर हम इसके ब्लड के पाथवे के ऊपर आएंगे। द 2 सर्किट सर्कुलेशन मैंने बताया, इट्स अ डबल सर्किट सर्कुलेशन, जिसमें हमारे पास एक होती है पल्मोनरी सर्किट और एक होती है सिस्टेमिक सर्किट। पल्मोनरी सर्किट में क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रेवल्स फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द हार्ट टू द लंग्स via pulmonary arteries to pick up oxygen and release carbon dioxide, returning oxygenated blood to the left side via pulmonary veins, ठीक है। तक समझ नहीं आया, मैं समझा दूँ। हार्ट में ना तुम लोग ये देख रहे होगे नीचे स्लाइड में, दराओ एक यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट साइड को लिखा है लेफ्ट और लेफ्ट साइड को लिखा हुआ है राइट। हार्ट में ये चीज़ होती है, हार्ट में जो लेफ्ट साइड दैट इज़ राइट और जो राइट साइड दैट इज़ लेफ्ट, ठीक है। तो मकसद क्या है, अगर तुम यहाँ पे देखो पल्मोनरी सर्किट में ये कह रहा है कि जो आपके पल्मोनरी आर्टरीज हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाएंगी लंग्स के अंदर, ठीक है। वहाँ से वो कार्बन डाइऑक्साइड को आपके रिलीज़ करेंगी, ऑक्सीजन को पिक करेंगी लंग्स से। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यूज़ के अंदर लंग से रिलीज़ करेंगी और ऑक्सीजन को टिश्यूज़ के अंदर से पिक करेंगी, तो वो पल्मोनरी वेन्स के ज़रिए आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के अंदर आएगा। यानी कि पल्मोनरी सर्किट के अंदर हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरीज से जाएगा लंग्स में और ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरीज से जाके आपका हार्ट में आएगा। सिंपल, नोट्स बना लिए, आई होप बना लिए होंगे, ठीक है।
फिर जब पल्मोनरी वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट के अंदर लेकर आएंगी तो कहाँ पर लेकर आएंगी? लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। इसलिए कहते हैं लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट साइड ऑफ द हार्ट जब भी हमने ऊपर पढ़ा जैसे पल्मोनरी आर्टरीज लेकर जाएंगे, दैट इज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ये समझ आ गया। एक सर्किट तो हो गया पल्मोनरी सर्किट। नाउ वी हैव सिस्टेमिक सर्किट। इसमें क्या होता है कि जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो कि आपका लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में आया होता है, वो पंप होता है लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट से, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल लोअर चैम्बर से। फिर वो एओर्टा जो कि एक डायलेशन होती है एओर्टा में जाता है और वो थ्रू आउट द बॉडी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मैं जानता हूँ तुम लोगों को अभी समझ नहीं आ रहा है कि तुम लोगों ने अभी स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा हार्ट का, बट मेरे लिए ये बताना ज़रूरी था क्योंकि तुम लोगों को स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले पल्मोनरी और सिस्टेमिक सर्किट का मालूम होना ज़रूरी है। ठीक है, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द ह्यूमन हार्ट एंड इट्स कंपोजिशन एंड इट्स स्ट्रक्चर। देखो अभी हमने पढ़ा कि ह्यूमन हार्ट इज अ मस्कुलर फिस्ट साइज। फिस्ट का मतलब होता है मुट्ठी, या जो आपकी जो फिस्ट है ना, जिसे हम लोग कहते हैं ये मुट्ठी होती है हमारी फिस्ट, इसके फिस्ट साइज होता है ये। एंड इट्स अ 4 चैम्बर्ड ऑर्गन इन द चेस्ट, या फिर आप मीडियास्टिनम कह सकते हो। 4 चैम्बर्ड ऑर्गन इन द चेस्ट दैट फंक्शन एज अ डुअल पंप। अभी हमने पढ़ा डुअल पंप क्या है, अब समझ आया। डुअल पंप सिस्टेमिक पल्मोनरी आसान हो गया, पहले पढ़ाने का फ़ायदा हुआ। सप्लाइंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी एंड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स। लंग्स को डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करेगा, जब भी तो लंग्स से ऑक्सीजन रिलीज होगी, रिलीज होके वो ऑक्सीजन हार्ट में जाएगी दोबारा। ठीक है, इट यूटिलाइजेज एन इलेक्ट्रिकल सिस्टम टू पंप 5 क्वार्ट्स ऑफ ब्लड पर मिनट। इसकी वैल्यू याद कर लो। रेगुलेटिंग हार्ट रेट विया स्पेशलाइज नोड्स होती हैं कुछ, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा इससे मैंने एक चीज़ और बताई थी कि अगर तुम लोग बोलोगे कि सर इस बात को वेरीफाई करें कि कि ब्लड हमारा ऑक्सीजनेटेड डिफरेंट ऑर्गन में पहुंचता है, यानी कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिफरेंट ऑर्गन में पहुंचता है। देखो अगर तुम ब्रेन को क्या कहते हैं ब्लड पहुंचाओगे तो वो कौन सा ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड या ऑक्सीजनेटेड? अगर डीऑक्सीजनेटेड होगा तो ब्रेन डाई कर जाएगा क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। जाहिर सी बात है ऑर्गन्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए होगा, जभी तो वो प्रॉपरली फंक्शन करेंगे। ऐसे ही है ना। सो इसी तरीके से हमारा ये यहाँ तक बात ख़त्म हुई। देखो कितनी डिटेल में पढ़ाया जा रहा है तुम लोगों को कोई जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है। नोट्स बनाओ आराम से, स्लाइड से पिक्चर लो आराम से, कोई इशू नहीं। देन वी हैव अ स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। यहाँ पे बच्चों को बहुत मुश्किल होती है इसकी लेबलिंग में। ठीक है, तो उसको मैं करवाऊँगा। द हार्ट इज़ डिवाइडेड बाय अ वॉल कॉल्ड द सेप्टम इनटू द, एक सेप्टम है ये बीच वाली लाइन। फॉर एग्जाम्पल ये एक तरफ हार्ट है और ये इसका साइड है, ये मैंने इसको सेप्टम में डिवाइड कर दिया। सेप्टम का मतलब होता है एक कैप्सूल में एक कैप्सूल को डिवाइड कर देना, सेप्टम इनटू राइट एंड लेफ्ट साइड्स, यानी कि जो मेरी राइट साइड है वो असल में लेफ्ट है हार्ट की नहीं है, और जो लेफ्ट साइड है वो असल में राइट है हार्ट की नहीं। ठीक है, ईच कंटेनिंग एन अपर चैम्बर एट्रियम मैंने बताया था एंड अ लोअर चैम्बर वेंट्रिकल। ठीक है, अब हम लोग पिक्चर के साथ साथ पढ़ते हैं ताकि तुम लोगों को समझ आए। ठीक है, आओ लेबलिंग्स को ज़रा गौर से देखते हैं, तुम लोगों को नज़र आ रहा होगा। याद रखना जो मैं बता रहा हूँ सबको नोट डाउन करते चले जाना। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अपर राइट चैम्बर दैट इज़ द राइट एट्रियम, जो कि लेफ्ट साइड पर एक्चुअली लोकेटेड है, इट्स अ राइट एट्रियम। इसके नीचे देखो राइट वेंट्रिकल है। लेफ्ट साइड पे आ जाओ हार्ट की, यू हैव बिल्कुल ऊपर वाला चैम्बर दैट इज़ द लेफ्ट एट्रियम। उसके नीचे बिल्कुल तुम देखोगे एक लेफ्ट वेंट्रिकल है काफ़ी थिक सा, ये तुम्हारे पास के 2 चैम्बर्स हैं अपर एट्रियाज, लेफ्ट एंड राइट, ये रहा राइट ये रहा लेफ्ट। नीचे हमारे पास वेंट्रिकल्स हैं, ये हमारा राइट है और ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक है, और ये बीच में इनका सेप्टा है। ठीक है, सेप्टम है, मैंने कहा था सेप्टम का मतलब क्या होता है। अब हम पढ़ते हैं अब क्या है। राइट एट्रियम जब हमने देखा इट रिसीव्स ऑक्सीजन पुअर ब्लड फ्रॉम द बॉडी, यानी कि राइट एट्रियम क्या रिसीव करता है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि ऑक्सीजन पुअर ब्लड फ्रॉम द बॉडी, फ्रॉम नॉट लंग्स, फ्रॉम द बॉडी। राइट वेंट्रिकल जब आपका राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल में पंप करेगा ब्लड, जब भी हम आगे पढ़ेंगे, वो पंप करता है ऑक्सीजन पुअर ब्लड टू द लंग्स, यानी कि पल्मोनरी आर्टरीज जो कि लेके जाती हैं लंग्स के अंदर अपना क्या कहते हैं ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, वो राइट वेंट्रिकल से लेके जाती हैं। यानी कि राइट वेंट्रिकल इज़ द ऑर्गन
sorry, is the ventricle of the chamber of the heart that pumps oxygen for blood to the lungs. फिर लेफ्ट एट्रियम भी हमने बताया था कि लेफ्ट एट्रियम ऑक्सीजन रिच ब्लड को लंग्स से कलेक्ट करता है. फिर लेफ्ट वेंट्रिकल उस ऑक्सीजन रिच ब्लड को पंप करता है एओर्टा के अंदर, और एओर्टा आपके डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर उसको पंप कर देती है. ठीक है, दैट इज द ऑक्सीजन रिच ब्लड. अब हमारे पास क्या होता है, हार्ट के अंदर कुछ वॉल्व्स होते हैं. अब ये वॉल्व्स क्या करते हैं, ये बैक फ्लो ऑफ द, यानी कि ब्लड अगर हमारा वेंट्रिकल में आ गया नीचे वाले चैम्बर में, तो अब ये वापस एट्रिया में ना जा सके, बैक फ्लो ना हो सके, इसका वन वे फ्लो रहे, दैट इज द वन वे फ्लो. ठीक है. ट्राइकस्पिड वॉल्व क्या होते हैं, दे आर बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल. अगर तुम यहाँ पे चेक करो तो हमारे पास ट्राइकस्पिड वॉल्व, जिसको हम लोग एट्रायो वेंट्रिकुलर वॉल्व भी कहते हैं, यहाँ पे 3 कस्प्स होते हैं, 3 कस्प्स होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग ट्राइकस्पिड या फिर एट्रायो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स कहते हैं. ये लोकेशन एमसीक्यूज में आती है, नोट डाउन कर लेना, एमटीकैट में, एक्यू में, नम्स में. दे आर द वॉल्व्स लोकेटेड इन बिटवीन द राइट एट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल. ठीक है. देन यू हैव मिट्रल वॉल्व और द बाइकस्पिड वॉल्व. इसके 2 नाम्स हैं, मिट्रल और बाइकस्पिड, जिसको हम लोग कहते हैं वॉल्व बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, और लेफ्ट वेंट्रिकल के दौरान तुम्हारे ये यहाँ पे वॉल्व्स हैं, एट्रायो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स ही हैं. इसकी दूसरी टाइप है मिट्रल वॉल्व, इसको हम लोग कहते हैं बाइकस्पिड वॉल्व. यानी कि 3 नाम लोग हैं इसके, एट्रायो वेंट्रिकुलर, बाइकस्पिड और मिट्रल वॉल्व. ये कहाँ होते हैं, लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम के दरमियान. यहाँ पे 2 कस्प होते हैं, इसलिए हम लोग बाइकस्पिड कहते हैं. वहाँ पे राइट साइड पे 3 कस्प, इसलिए हम लोग ट्राइकस्पिड कहते हैं. देन वी हैव पल्मोनरी वॉल्व बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड द पल्मोनरी आर्टरी. ठीक है. कैसे, राइट वेंट्रिकल तुम्हारा ये रहा, पल्मोनरी आर्टरीज तुम्हारी ये रही, इनके दौरान जो वॉल्व होते हैं हमारे, उसको हम लोग कहते हैं दैट इज़ द पल्मोनरी वॉल्व. ठीक है. ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसको याद कर लो, मे भी आ सकता है. देन वी हैव एओर्टिक वॉल्व बिटवीन लेफ्ट वेंट्रिकल एंड द एओर्टा. तुम्हें नज़र आ रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल, और यहाँ पे एओर्टा नज़र आ रही है, एओर्टा ये, दिस इज़ द एओर्टा, यहाँ पे लिखा हुआ होगा ये एओर्टा रेड कलर की. ठीक है, दिस इज़ द एओर्टा. यहाँ पे जो आपके वॉल्व, दैट इज़ द, आपके कौन से वॉल्व होते हैं, वी हैव अ एओर्टिक वॉल्व बिटवीन द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड द एओर्टा. अब तुम लोग इसको सेमी ल्यूनर वॉल्व भी कह सकते हो. ठीक है, दे आर ऑल्सो नोन एज द सेमी ल्यूनर वॉल्व्स. कन्फ्यूजन खत्म. ये तुम्हारा हार्ट के चैम्बर्स के बारे में मालूम होना ज़रूरी था, तुम्हारा हो गया. ठीक है, ओके. अच्छा जनाब, अब जो हार्ट की लेयर्स होती हैं वो मस्कुलर लेयर होती हैं, जिसको हम लोग कहते हैं द मस्कुलर वॉल इज़ द मायोकार्डियम. हार्ट की जो मस्कुलर वॉल होती है दैट इज़ द मायोकार्डियम, जिससे हम लोग हार्ट अटैक को क्या बोलते हैं बायो में, मेडिकल टर्म में, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन. हार्ट की मस्कुलर वॉल का इन्फार्क्ट हो जाना, मतलब उसका ब्लड की सप्लाई कम होने की वजह से डाई हो जाना, दैट इज़ द मायोकार्डियल इन्फार्क्शन और द हार्ट अटैक. तो हार्ट की जो मस्कुलर वॉल दैट इज़ द मायोकार्डियम सराउंडेड बाय द पेरिकार्डियम. पेरिकार्डियम उसकी आउटर विसरल, सॉरी उसकी आउटर आपकी लेयर होती है. ठीक है, पेरिकार्डियम, एंड देन वी हैव द मायोकार्डियम, एंड देन उसकी बिल्कुल इनसाइड वाली लेयर दैट इज़ द एंडोकार्डियम. ठीक है, पेरिकार्डियम आउटसाइड, मायोकार्डियम मिडिल वाली, इंटर बिल्कुल इनर वाली इज द एंडोकार्डियम. ठीक है, ओके. अब हार्ट के स्ट्रक्चर को अभी हमने पूरा नहीं पढ़ा है, तो हमारा जिम्मेदारी है कि उसको पूरा पढ़ें ताकि हमें समझ आ सके. ओके, सबसे पहले यहाँ पे तुमने देखा होगा एओर्टा. इट्स द लार्जेस्ट ब्लड वेसल इन द हार्ट. याद रखना, एओर्टा ये तुम्हारी एक तरीके से कहला सकती है कि ये तुम्हारी डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल है. लिख लो कहीं, एओर्टा इज़ द डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल. ये एमसीक्यू में आता है. एओर्टा तुम्हारी एक डायलेटेड सैक होता है, यूँ ऊपर जाके डायलेटेड सैक होता है. इसमें 3 ब्रांचेस निकलती हैं. ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी, जो कि आपके सर्वाइकल रीजन की ब्लड को ड्रेन करती है. देन वी हैव द लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ये बिल्कुल मिडिल वाली, एंड देन वी हैव लेफ्ट सबक्लेविन आर्टरी. ये 3 डिविजन्स एमसीक्यूज में मे बी इन द फॉर्म ऑफ लेबलिंग आ सकती है. उसको याद कर लेना कि एओर्टा के 3 ब्रांचेस होती हैं, ब्रैकियोसेफेलिक, मिडिल वाली लेफ्ट कॉमन सब कैरोटिड, और बिल्कुल इस तरफ वाली दैट इज़ द लेफ्ट सबक्लेविन आर्टरी. ठीक है, ऊपर है एक बिल्कुल सी वेन. लार्जेस्ट वेन्स ऑफ द बॉडी आर द वेना केवास. सुपीरियर वेना केवा दैट इज़ द पोस्ट केबल, ऑल्सो नोन एज पोस्ट केबल. इंफीरियर वेना केवा दैट इज़ द प्री केबल. ठीक है, पल्मोनरी आर्टरीज देख लो,
बिल्कुल सुपीरियर वेना केवा के बिल्कुल नीचे है, जो कि आपके राइट पल्मोनरी आर्टरीज हैं, जो कि आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में लेकर जाएगी, ठीक है। और राइट पल्मोनरी वेन्स हैं, जो कि आपके बिल्कुल नीचे हैं आर्टरीज के नीचे, ठीक है। ये नोट करना लोकेशन। फिर यहाँ पे हमारे पास कुछ कहते हैं एक तरीके से जिनको हम लोग नाम देते हैं कॉर्डी टेंडिना। ये एक मसल्स होते हैं जो कि आपके कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट करते रहते हैं ताकि आपके ब्लड के फ्लो को मेंटेन कर सकें। और कॉर्डी टेंडिना आर द वेरी मस्कुलर टाइप ऑफ मसल्स, ठीक है। ये एक आपके मसल्स के लिए होते हैं जो कि आपके कहाँ पे लोकेट करती है, इसकी लोकेशन पूछी जाती है, दैट इज़ इन द राइट वेंट्रिकल। कॉर्डी टेंडिना जो कि मसल्स होते हैं आपके, वो राइट वेंट्रिकल के अंदर होते हैं, जो कि आपके जो है इस स्मूथ कॉन्ट्रैक्शन के लिए और हाईली पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन के लिए काम आते हैं। अभी इसका पढ़ेंगे आगे फंक्शन, ठीक है, डिटेल के अंदर। देन अगर आप चेक करो, वी हैव अगेन लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज, लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स, देन वी हैव अ सेप्टा, देन वी हैव कंप्लीटेड द होल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट, ठीक है। यहाँ से तुम लोग ब्लड का फ्लो दे सकते हो एओर्टा से टू द अपर बॉडी, ठीक है। अगर यानी कि ब्रैकियोसेफेलिक से सर्वाइकल रीजन में जा रही है, आपके जो है आपका नीचे कौन सा आपका है, हाँ कैरोटिड आर्टरी आपका ऊपर पार्ट को भेज रही है, एंड जो आपकी लेफ्ट सबक्लेवन आर्टरी है वो सबक्लेवन पार्ट को भेज रही है। देन यू हैव द, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट फ्लो है ना, ये डायग्राम आती है यहाँ से पल्मोनरी आर्टरीज टू द राइट साइड ऑफ द लंग, ठीक है, यानी कि टू राइट लंग, यानी कि पल्मोनरी आर्टरी, राइट पल्मोनरी आर्टरी इज सेंडिंग अ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द राइट लंग, नॉट लेफ्ट लंग, ये भी याद रखना। यहाँ पे पल्मोनरी वेन्स कलेक्ट करेंगी फ्रॉम राइट लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। इंफीरियर वेना केवा में लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से ब्लड आएगा, सुपीरियर वेना केवा में अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से ब्लड आएगा, ठीक है। अच्छा जनाब, अब आपका ये है लेफ्ट वेंट्रिकल और ये आपका ऊपर वाले पल्मोनरी आपका क्या कहते हैं लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज, जो कि लेफ्ट साइड ऑफ लंग से ब्लड लेकर आएंगी, और लेफ्ट पल्मोनरी वेन जो कि आपका लेकर जाएंगी लेफ्ट साइड ऑफ द लंग्स में। आपका जो आपकी लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज होंगी वो लेफ्ट साइड ऑफ द लंग्स में लेकर जाएंगी, ब्लड को लंग्स में लेकर जाएंगी। और जो आपका लेफ्ट साइड ऑफ द लंग की वेन्स हैं, पल्मोनरी वेन्स, हार्ट की जो वेन्स होती हैं, दैट आर द पल्मोनरी वेन्स, दैट आर द लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स, जो कि लेफ्ट साइड ऑफ द लंग्स के ब्लड लेकर आएंगी हार्ट के अंदर, ठीक है। अभी हमने सब पढ़ लिया। एओर्टा डिस्ट्रीब्यूट करेगी अपर पार्ट ऑफ द बॉडी को या फिर ऑल ओवर द बॉडी, ठीक है। और जो आपकी नीचे वाली जो आपकी आर्टरीज होंगी वो आपके लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी को ब्लड डिस्ट्रीब्यूट करेंगी, ठीक है। अब यहाँ चेक कर लो, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से फिर आपका जो है पल्मोनरी आर्टरीज के जरिए जाएगा आपका ब्लड, फिर आपका पल्मोनरी वेन्स के जरिए ब्लड वापस आएगा कहाँ पर, लेफ्ट एट्रिया में, लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में, और एओर्टा से आपकी बॉडी के पार्ट्स में। अब हम लोग उसका पाथवे पढ़ते हैं ब्लड का। आई होप तुम लोगों को स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा, ठीक है। ओके, फंक्शन ऑफ द हार्ट, ओके, ब्लड सप्लाई सबसे पहले पढ़ लेते हैं। ब्लड सप्लाई, कॉर्नरी आर्टरीज फीड द हार्ट मसल इटसेल्फ। देखो हमारे पास कुछ आर्टरीज होती हैं जो कि ये नज़र आ रही हैं तुम लोगों को, ये आर्टरीज, ये सब, दीज आर द कॉर्नरी आर्टरीज, जो कि आपके रेड कलर में, ठीक है। ब्लू वाली वेन्स हैं, रेड वाली आर्टरीज हैं। कॉर्नरी आर्टरीज कहाँ होती हैं, आपके हार्ट के मसल्स के ऊपर अटैच होती हैं, ठीक है। इनकी ब्लॉकेज की वजह से क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है इनकी आर्टरीज में, जिसकी वजह से हम लोग कहते हैं दैट इज़ द एथेरियोस्क्लेरोसिस, ठीक है। यहाँ पे आपका कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है, दैट इज कॉर्नरी आर्टरीज एक ऐसी आर्टरीज हैं जो कि हार्ट मसल को इटसेल्फ ब्लड सप्लाई कर रही हैं। यह एमसीक्यू में आता है या क्वेश्चन है। कॉर्नरी आर्टरीज आर द आर्टरीज दैट सप्लाई द हार्ट ब्लड, ठीक है। फंक्शन ऑफ द हार्ट, सर्कुलेट ब्लड ऑक्सीजन टू ऑल ओवर द बॉडी एंड न्यूट्रिएंट्स एंड रिमूव वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड, और ब्लड को सर्कुलेट करना। नोट्स में लिखो जल्दी से, सर्कुलेशन पाथवे ऑफ द हार्ट, ठीक है। इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पाथवे ऑफ द हार्ट। बॉडी से वेना केवास में ब्लड जाता है, ऊपर वाली वेना केवा, सुपीरियर और इंफीरियर। कौन रिसीव करता है ब्लड को, राइट एट्रियम। राइट एट्रियम से कहाँ जाता है ब्लड, जैसे ही राइट एट्रियम से नीचे जाएगा राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से आपका कहाँ पे जाएगा ब्लड, कौन लेकर जाएंगी, राइट पल्मोनरी आर्टरीज, कहाँ पे, लंग्स के अंदर, राइट साइड ऑफ द लंग्स के अंदर, ठीक है। वहाँ पे जाके क्या होगी, ऑक्सीजनेशन। फिर क्या होगा, लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स आपका
लेकर आएंगी ब्लड को लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से आपका ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में और फिर वापस से बॉडी में, यानी कि बॉडी टू वेना केवा, वेना केवा टू राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल, फिर लंग्स, फिर लेफ्ट एट्रियम, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर एओर्टा और फिर बॉडी। ठीक है, ये रहा ब्लड फ्लो ऑफ द ह्यूमन हार्ट। यहाँ पे चेक कर लो, देखो ऊपर चेक करोगे एओर्टा वाले रीजन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू अपर बॉडी, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द अपर बॉडी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स, देन वी हैव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स। ठीक है, ये वही पास में जब भी हमने पढ़ा, यहाँ पे चेक कर लो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लोअर बॉडी एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लोअर बॉडी। ठीक है, यानी कि एक हमारे पास एओर्टा के जो अपर वाला सैक है वो आपकी अपर पार्ट ऑफ द बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड कर रहा है, लोअर पार्ट ऑफ द एओर्टा भी लोअर लिम्ब को प्रोवाइड कर रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेफ्ट साइड क्लियर है, राइट साइड क्लियर है, लेफ्ट साइड क्लियर है। ठीक है, ओके, ये हमने पाथवे पढ़ लिया हार्ट का, ब्लड का, सॉरी। नाउ ब्लड फ्लो सीक्वेंस ऑफ द पाथ ऑफ द ब्लड जो हमने छोड़ा था, इज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्स द राइट एट्रियम via superior और inferior vena cava भी हमने पढ़ा, passes to the right ventricle, then into the lungs for the oxygenation, then oxygenated blood returns to the left atrium, then it moves to the left ventricle, then is pumped through the aorta to the rest of the body। ठीक है, I hope you people तुम लोगों को क्लियर हो गई होगी ये चीज़। Now we have a very important sequence of event that is the cardiac cycle। ठीक है, कार्डियक साइकिल क्या होती है, इज अ रिदमिक सीक्वेंस ऑफ द इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल वेव्स और इवेंट्स दैट रिपीट्स विद एवरी हार्ट बीट। ठीक है, यानी कि हर हार्ट बीट में जो आपके इलेक्ट्रिकल और केमिकल इवेंट्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं, दैट रिप्रेजेंट्स अ कार्डियक साइकिल। इट ट्रांजिशन बिटवीन डायस्टोल, डायस्टोल का मतलब है रिलैक्स फेज, लिख लो कहीं, जो कि फिलिंग फेज होता है, एंड सिस्टोल दैट इज अ कॉन्ट्रैक्शन होती है वहाँ पे और इजेक्शन होती है। ठीक है, दो फेजेस होते हैं डायस्टोल, वैसे तो चार होते हैं बट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू कि दो चीज़ों को याद रखना। डायस्टोल दैट इज़ अ रिलैक्स्ड फेज जिसमें फिलिंग ऑफ द ब्लड होती है, सिस्टोल यानी कि कॉन्ट्रैक्शन फेज जहाँ पे इजेक्शन ऑफ द ब्लड होती है। ठीक है, तुम लोगों को अब समझ आएगा इसका मतलब क्या है। ठीक है, आओ पढ़ते हैं। Mechanism of the heart excitation or electrical system of the cardiac cycle. The cycle is initiated by the heart's internal electrical system. हार्ट के अंदर एक इंटरनल इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है जिसकी वजह से ये कार्डियक साइकिल इनिशिएट होती है, विच ट्रिगर्स कॉन्ट्रैक्शन इन अ कोऑर्डिनेटेड फैशन। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे आप पे कुछ नोड्स होते हैं, लेट मी टेल यू। ये रहा हमारे पास डायग्राम होती है, हमारे पास कुछ नोड्स होते हैं, ऐसे नोड, साइनो एट्रियल नोड, ये इनिशिएशन होती है। इसमें क्या होता है, द ऐसे नोड जो कि पेस मेकर होता है इन द राइट एट्रियम स्पॉन्टेनियसली जनरेट्स एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख लो कि जो आपका साइनो एट्रियल नोड ऐसे नोड होता है वो आपका पेस मेकर होता है, यानी कि क्यों पेस मेकर कहलाता है, क्योंकि वो अपनी खुद की इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट करता है, दैट्स वाई इट इज नोन एज द बॉडी हार्ट पेस मेकर। ठीक है, और ये कहाँ पे लोकेट होता है, इट इज़ इन द राइट एट्रियम, ये MCQ आता है। देन जैसे ही आपका ऐसे नोड इनिशिएट करता है आपके इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को, फिर क्या होता है, एट्रिया की डीपोलराइजेशन होती है, एट्रिया की डीपोलराइजेशन होती है। इसमें क्या होता है, तुम लोगों ने सेकंड ईयर में पढ़ा होगा नर्व इम्पल्स की डीपोलराइजेशन। ठीक है, एट्रियल डीपोलराइजेशन का मतलब ये है कि जो आपके सिग्नल स्प्रेड्स होते हैं ऐसे नोड के जरिए, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, वो बोथ द एट्रियाज लेफ्ट और राइट स्प्रेड हो जाते हैं, कॉजिंग दैम टू कॉन्ट्रैक्ट, जिसको हम लोग कहते हैं एट्रियल सिस्टोल, एंड पुश ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स, इजेक्ट कर देना। सिस्टोल है ना, इजेक्ट कर रही है वेंट्रिकल्स के अंदर। देन वी हैव AV नोड डिले, एट्रायो वेंट्रिकुलर नोड डिले। इसमें क्या होता है, जैसी इम्पल्स रीच करती हैं एट्रायो वेंट्रिकुलर नोड के अंदर, ठीक है, जो कि आपके वेंट्रिकल्स के अंदर होते हैं, इट स्लोज डाउन फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड टू इंश्योर द वेंट्रिकल्स फिनिश फिलिंग बिफोर दे कॉन्ट्रैक्ट। अब ये यहाँ पे मतलब क्या है इसका, MCQ का क्वेश्चन आता है कि वाई देयर इज अ डिले इन द AV नोड ऑफ द कार्डियक साइकिल। डिले इसलिए होता है ताकि आपका जो वेंट्रिकल्स हैं वो अपनी क्या कहते हैं फिलिंग ऑफ द ब्लड कर, ठीक है, वेंट्रिकल्स की फिलिंग कंप्लीट हो जाए बिफोर दे कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि बिफोर द बिगनिंग ऑफ द सिस्टोलिक फेज ऑफ द वेंट्रिकल्स
दैट देयर इज अ रिले ऑफ द एवी नोड. ओके, दैट्स इट. इसका कुछ सेकंड्स की वैल्यू होती है, मैं आगे बताऊंगा. देन वी हैव वेंट्रिकुलर डी. अब देखो वेंट्रिकल में ब्लड आ गया, ठीक है. अब क्या होगी वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, जैसे भी एट्रियम में डीपोलराइजेशन हुई थी. क्या होगा, सिग्नल्स ट्रेवल्स थ्रू द बंडल ऑफ द हिज बंडल ब्रांचेस पुरकिंजी फाइबर्स ट्रिगरिंग अ रैपिड सिंक्रोनाइज्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल्स फ्रॉम द बॉटम अप. अब यहाँ पे पाथवे बना लो. क्या पाथवे बना लो, जैसे ही वेंट्रिकल से डीपोलराइजेशन होगी, बंडल ऑफ हिज सबसे पहला पाथवे होगा, वहाँ से ब्रांच निकलेगी पुरकिंज बंडल ब्रांचेस, यानी कि बंडल ऑफ हिज ब्रांचेस, फिर पुरकिंजी फाइबर्स निकलेंगी, यानी कि पुरकिंजी फाइबर्स, बंडल ऑफ हिज, बंडल ब्रांचेस एंड पुरकिंजी फाइबर्स, तीनों का पाथवे बना लो एरोडायग्राम. ठीक है. अब यहाँ पास कार्डियक साइकिल है. सबसे पहला हमारे पास फेज यहाँ पे कौन सा है, स्टार्ट हो रही है यहाँ पे हमारे पास सबसे अर्ली फेज. यहाँ पे क्या है देखो, चेक करो. दैट इज़ द आइजोवॉल्यूमिक और आइजोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन. दैट इज़ द वेंट्रिकुलर डायस्टोल. वेंट्रिकल सबसे पहले आपके रिलैक्स फेज में होते हैं, दैट इज़ द अर्ली फेज. ठीक है. यहाँ पे फिलिंग ऑफ द ब्लड वेंट्रिकल्स में कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं है. फिर क्या होगा, वेंट्रिकुलर फिलिंग होगी, यानी कि वेंट्रिकुलर डायस्टोल लेट थोड़ा आगे प्रोसीड कर रहा है. ठीक है, यानी कि सिस्टोल की तरफ जा रहा है. अब क्या होगा, अगर तुम यहाँ से सबसे पहले स्टार्ट करो कार्डियक साइकिल, तो कार्डियक साइकिल असल में स्टार्ट होती है यहीं से, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन से. एट्रियल सिस्टोल बिगिंस. ऐसे नोड ने सिग्नल भेजा, ऐसे नोड ने सिग्नल भेजा, वो सिग्नल क्या करेगा, आपके एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा. अभी हमने पढ़ा एट्रियल सिस्टोल बिगिंस. ठीक है. जैसी एट्रियल सिस्टोल होगी, क्या होगा यहाँ पे, अच्छा जब भी आपके एमसीक्यू में स्टन डायग्राम आए ना, और अगर एट्रियास के ऊपर एरो हो डाउनवर्ड कि वो वेंट्रिकल्स में जा रहा है, दैट इज़ द एट्रियल सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन फेज. फिर क्या होगा, आइजोवॉल्यूमिक या फिर आइजोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होगी, यानी कि आपका अब आपका एट्रियल डायस्टोल शुरू होगा, यानी कि एट्रियाज आपके रिलैक्स्ड हो गए. ठीक है. अब क्या होगा, वेंट्रिकल्स में ब्लड आया तो वेंट्रिकल सिस्टोल शुरू हो गई, यानी कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल फर्स्ट फेज होगा आपका. ठीक है. फिर वेंट्रिकुलर इजेक्शन होगी, यानी कि वेंट्रिकल सिस्टोल अब आपका क्या करेगा, अपना इजेक्शन करेगा ब्लड की, दैट इज़ द सेकेंड फेज. उसके बाद जाके आपका दोबारा से आइजोवॉल्यूमिक और आइजोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन होगी, यानी कि वेंट्रिकुलर डायस्टोल होगी. ठीक है. इतना समझ लो बस कि यहाँ पे तुम्हारा एक तरीके से पहले एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, यानी कि एट्रियल सिस्टोल हो रही है, देन यू हैव एट्रियल डायस्टोल, देन यू हैव वेंट्रिकुलर सिस्टोल, देन यू हैव वेंट्रिकुलर डायस्टोल. तुम लोगों ने देख लिया होगा ये, आई होप. दोबारा रिपीट कर देता हूँ, एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल डायस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल. दिस इज द एंड ऑफ द कार्डियक साइकिल. ठीक है. ओके. Now we have sequence of events mechanical. A single cycle lasts approximately 0.8 seconds and follow these stages. अच्छा, अब जो तुम्हारे पास वो होती है ना, क्या कहते हैं, सिंगल साइकिल, वो कार्डियक साइकिल ऐसे 0.8 सेकेंड्स होती है. ठीक है. अभी हमने पढ़े स्टेजेस. एट्रियल सिस्टोल सबसे पहले होगी, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट, टॉपिंग ऑफ द वेंट्रिकल्स, 20% ऑफ द ब्लड फिलिंग होगी. यहाँ पे वॉल्व स्टेटस क्या होंगे, यहाँ पे एवी वॉल्व्स ओपन रहेंगे और सेमिलुनर वॉल्व्स क्लोज रहेंगे. ठीक है. जहाँ पर आपके एवी वॉल्व्स क्लोज होते हैं और सेमिलुनर वॉल्व्स क्लोज होते हैं, वहाँ पे हम लोग क्या कहलाते हैं, दैट इज़ द साउंड ऑफ द, कौन साउंड होता है, लब साउंड. एवी वॉल्व्स क्लोज और सेमिलुनर वॉल्व्स ओपन होते हैं. ठीक है. ओके, तो तुम्हारा मतलब ये था, मेरा मतलब सॉरी, कि जो आपके लब साउंड होता है वो कैसे प्रोड्यूस होता है. लब साउंड प्रोड्यूस जब होता है जब आपके जो आपके मिट्रल वॉल्व्स होते हैं और ट्राइकस्पिड वॉल्व्स होता है, यानी कि ए ट्राइवेंट्रिकुलर वॉल्व्स, जिसको हम लोग कहते हैं मिट्रल वॉल्व्स और द ट्राइकस्पिड वॉल्व्स, वो दोनों क्लोज हो जाते हैं जब आपका लब साउंड प्रोड्यूस होता है. तो यहाँ पे अभी एट्रियल सिस्टोल में ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा. ठीक है, याद रखना. यहाँ पे लब साउंड, हाँ, डब साउंड का प्रोड्यूस होगा जब आपके सेमिलुनर वॉल्व्स क्लोज रहेंगे, यानी कि लब साउंड इज प्रोड्यूस, नोट कर लो ये बात, व्हेन द atrioventricular valves, mitral or tricuspid valves closed and semilunar valves opens. But dub sound is produced when semilunar valves are closed and atrioventricular valves are open. ठीक है. Atrial systole. Then we have isovolumetric contraction. Ventricles begins to contract
pressure rises sharply, all valves close to prevent the backward of the flow. Then we have ventricular ejection. Pressure exceeds arterial pressure, forcing blood out. ठीक है, यानी कि ventricular ejection में क्या हुआ, वेंट्रिकल्स का प्रेशर आर्टरीज के प्रेशर से एक्सीड कर दिया, तो अब क्या होगा, ब्लड को फोर्स आउट करेंगे, तो क्या होगा, सेमिलर वॉल्व्स ओपन रहेंगे, एवी वॉल्व्स क्लोज रहेंगे, तो क्या होगा, फिर आपका लब साउंड प्रोड्यूस होगा। और एट्रियल सिस्टोल में कौन साउंड प्रोड्यूस हो रहा था, डब साउंड प्रोड्यूस हो रहा था। ठीक है, अब समझ आया। आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, वेंट्रिकल्स रिलैक्स, pressure drops quickly, all valves close again. Then we have ventricular filling. Blood flows passively from the atria to the ventricles. That is the 80%. ये वही फेज आ गया आपका जो हमने पढ़ा था ventricular systole diastole वाला रिलैक्सेशन फेज, जो कि एक्चुअली में फर्स्ट फेज होता है कार्डियक साइकिल का। मोस्ट ऑफ द टाइम एमसीक्यूज में क्या आता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। वेंट्रिकुलर फिलिंग जो होती है ना आपकी, ये एक तरीके से कह लो फर्स्ट फेज ऑफ कार्डियक साइकिल होता है। ठीक है, यहाँ पे ब्लड फ्लोज पैसिवली फ्रॉम द एट्रिया टू द वेंट्रिकल्स, दैट इज द ब्लड फिलिंग, एंड ऑल वॉल्व एवी वॉल्व्स ओपन होते हैं, ट्राइकस्पिड और मिट्रल, और सेमिनल वॉल्व्स क्लोज रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी कौन सा साउंड प्रोड्यूस होगा, दैट इज द, बताओ, दैट इज द डब साउंड। ठीक है, वेंट्रिकुलर फिलिंग में डब साउंड प्रोड्यूस होगा। देन वी हैव मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, एक्साइटेशन, कॉन्ट्रैक्शन, कपलिंग। इसमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसमें बस याद रखना कि इसमें कैल्शियम इंड्यूस्ड कपलिंग होते हैं, ये कैल्शियम इसके अंदर एक्साइटेशन करवाता है। ठीक है, इसको चाहो तो पढ़ लेना, बट मैंने कहा था कि बस कैल्शियम बाइंड कर जाता है आपके ट्रोपोनिन के साथ, जिससे हमने उसमें पढ़ा था हमने मस्कुलर सिस्टम में कि जब ट्रोपोनिन के साथ कैल्शियम बाइंड होता है तो फिर ट्रोपोमायोसिन को उसके असाइड कर देता है, फिर एक्टिन फिलामेंट्स के ऊपर आपके मायोसिन हेड्स अटैच होते हैं, फिर उसको शॉर्टनिंग ऑफ द मसल फाइबर, ये वही आपका फेज़ है। ठीक है, इसी के ज़रिए ये भी होता है। ओके, एक टर्म होती है दैट इज़ द ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इज अ रिकॉर्डिंग ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट ओवर टाइम। ईच वेव represents a specific electrical event that triggers the mechanical contraction or relaxation of the heart. ठीक है, यहाँ पे तुम लोगों को वेव नज़र आ रही होंगी, सिंपल PQRST। इन वेव्स को सबसे पहले देख लो गौर से, अपने रजिस्टर में ड्रॉ कर लो PQRST। अब मैं तुम लोगों को फंक्शन बताने जा रहा हूँ, उनका क्या फंक्शन होता है। इसके बारे में इतना नहीं पूछते, बट मालूम होना चाहिए। P वेव जो होती है हमारे पास, P वेव तुम लोग यहाँ पे चेक कर रहे हो कि दैट इज़ द एट्रियल डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पे एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। QRS कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को डिनोट करता है, जिसमें वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। और T वेव हमारे पास वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन यानी कि वेंट्रिकल्स की रिलैक्सेशन फेज को डिनोट करती है। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। तो यहाँ तुम लोगों को समझ आया होगा। ठीक है, अगर हम बात करें कि एन आर्टिफिशियल पेसमेकर सर्व एज ए क्लिनिकल रिप्लेसमेंट और सपोर्ट ऑफ द फॉर द साइनो एट्रियल एसे नोड मिमिकिंग इट्स रोल एज द हार्ट प्राइमरी इलेक्ट्रिकल ट्रिगर। तुम लोगों को पता होगा कि एक आर्टिफिशियल बैटरी लगती है पेशेंट्स में जो कि हार्ट अटैक के मरीज़ होते हैं, दैट इज़ द आर्टिफिशियल पेसमेकर, जो कि साइनो एट्रियल नोड ऐसे नोड जो कि हमारे पास पेसमेकर होता है नेचुरल बॉडी का, उसको असिस्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को उसमें क्या कहते हैं अपना ट्रांसमिट करने में। फंक्शनल रिलेशनशिप प्राइमरी इम्पल्स जनरेशन में क्या होता है, अगर तुम्हें पता होगा कि ऐसे नोड नेचुरली इनिशिएट करती है हार्ट बीट को बाय जनरेटिंग स्पॉन्टेनियस इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। एन आर्टिफिशियल पेसमेकर यूजेस अ बैटरी पावर जनरेटर टू सेंड सिमिलर लो एनर्जी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स टू हार्ट। मसल ये भी इजी टॉपिक है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। देन वी हैव अ रेगुलेटिंग रिदम व्हेन द ऐसे नोड इज डिजीज्ड, जिसको हम लोग कहते हैं सिक्स साइनस सिंड्रोम, एंड प्रोड्यूस अ हार्ट रेट दैट इज टू लो और टू स्लो और इरेगुलर। The artificial device takes over to maintain a steady adequate rate for blood circulation. ठीक है, करेक्टिंग ब्लॉकेजेस, ब्लॉकेजेस के अंदर भी काम आता है कि आपकी जो ऐसे नोड है वो सिर्फ सिग्नल को प्रोड्यूस करती है, बट एडवांस पेसमेकर जो होते हैं वो जो आपका डैमेज बाईपास होता है यानी कि AV ब्लॉक जो होता है आपका एट्रियल वेंट्रिकल का ब्लॉक होता है, उसको भी डिलीवर कर सकते हैं बाय द सिग्नलिंग डायरेक्टली टू द वेंट्रिकल्स, इंश्योरिंग द कॉन्ट्रैक्ट इन द करेक्ट सीक्वेंस आफ्टर द एट्रियम। ठीक है, की डिफरेंस इन द मैकेनिज्म्स, ऐसे नोड वर्सेस आर्टिफिशियल पेसमेकर। ओरिजिन क्या होता है ऐसे नोड का, दे आर द स्पेशलाइज्ड क्लस्टर ऑफ द कार्डियक सेल्स। ठीक है, एंड हमारे पास जो अपना आर्टिफिशियल पेसमेकर होता है दैट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक पल्स जनरेटर। ट्रिगर क्या होता है ऐसे नोड का, ऑटोमेटिक डीप पोलराइजेशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन्स। हाउएवर आर्टिफिशियल का क्या होता है, प्रोग्राम इलेक्ट्रॉनिक डिस्चार्ज। ठीक है, अडेप्टेबिलिटी क्या होती है ऐसे नोड की,
नेचुरली रिस्पॉन्स टू हार्मोन एंड द नर्वस सिस्टम। एंड आर्टिफिशियल पेसमेकर की क्या होती है, मेक यूज सेंसर्स टू डिटेक्ट द मूवमेंट और ब्रीथिंग टू एडजस्ट वेट। लोकेशन क्या होती है, राइट एट्रियम ओनली, ऐसे नोट की। और आर्टिफिशियल पेसमेकर की क्या होती है, लीड्स कैन बी प्लेस इन द एट्रिया, वेंट्रिकल्स और बोथ, ठीक है। सो मैंने सोचा कि बच्चे को ज़्यादा थक ना गए हों, आज काफ़ी लंबी मैंने क्लास कंडक्ट कर ली है 1 घंटे की, जो कि बहुत कम है, बट आई थॉट कि मैंने बोला चलो आज का शॉर्ट थोड़ा क्लास का टाइम थोड़ा कम रखते हैं, शायद हम स्टार्ट करेंगे अपनी जो कि आज से स्टार्टेड है क्लासेस। तो अगर जो बच्चे इनरोल नहीं हुए हैं अपने आप को इनरोल करवा लें, क्योंकि आज से क्लासेस स्टार्ट हैं। आप लोगों को रिकॉर्डेड लेक्चर्स तो मिल जाएंगे बाद में अगर इनरोल होंगे, बट आप लोगों को लाइव क्लासेस नहीं मिल सकेंगी प्रीवियस लेक्चर्स की, ठीक है। एंड इसकी कोई डेडलाइन नहीं है, आप लोग बायो प्रेप में टिल योर MD-CAT टिल योर AQU इनरोल कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव रिकॉर्डेड लेक्चर्स, आप लोग उनको देख के अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो MCQ की तरफ मूव करते हैं। दीज आर द AQU बेस्ड MCQs, MD-CAT की नहीं है, अभी हमने पढ़ा, और AQU वो AQU की भी क्लास थी जो अभी हमने पूरी की, दैट्स बोथ फॉर द MD-CAT AQU। अब ये MCQs AQU के मोस्ट स्पेसिफिकली एंड MD-CAT की भी MCQs हैं, तो आओ सॉल्व करते हैं। What is the correct path through the circulatory system which describes the passage of the blood originating in the left leg? ठीक है, अब बताओ लेफ्ट लेग तुम्हारा नीचे, यानी कि एक तरीके से तुम लोग कह सकते हो कि लेफ्ट लेग से अब हम लोग एक बात सोच सकते हैं कि यहाँ पे जहाँ पास ए ऑप्शन है दैट इज सेइंग वेना केवा, ठीक है। वेना केवा से आपका राइट एट्रियम में गया, राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में जाएगा डायरेक्ट, ओके। लेफ्ट एट्रियम से लंग्स में, लंग्स से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल। इट्स नॉट द पाथवे। अगर हम ऑप्शन बी की बात करें, सो वी हैव अ वेना केवा, यानी कि इन्फीरियर वेना केवा, क्योंकि आपका लेफ्ट लेग है, यानी कि प्री केबल इन्फीरियर वेना केवा से आएगा, ठीक है। देन कौन रिसीव करेगा, ऑब्वियसली ब्लड हमेशा डीऑक्सीनेटेड आएगा वहाँ से, तो कौन रिसीव करेगा, राइट एट्रियम, राइट एट्रियम रिसीव करेगा, फिर राइट वेंट्रिकल में जाएगा, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स के जरिए, ठीक है। लंग्स में, लंग्स से वापस फिर लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर एओर्टा में, और फिर एओर्टा से सिस्टमिक सर्कुलेशन में। बी इज़ द करेक्ट आंसर राइट नाउ ओवर देयर, ठीक है। सो बी इज़ द आंसर, और दीज आर द MCQs फ्रॉम द बायो प्रेप। ये कहीं से नहीं लिए गए, ये बायो प्रेप के अपने कंपाइल किए हुए MCQs हैं। सो आई होप यू पीपल नो कि इसका आगे का क्या हमारा MCQs का क्राइटेरिया है। वी हैव अ वेरी गुड सॉर्ट ऑफ MCQs, यू नो। Which heart valves are not actively closed by the contraction of muscular structures? हमने कार्डियक साइकिल पढ़ी थी, उसमें मिट्रल वॉल्स क्लोज हो रहे थे, ट्राइकस्पिड और एट्राइवेंट्रिकुलर्स, बट सेमिलुनर वॉल्स जो कि एओर्टा और उसके दरमियान थे लेफ्ट वेंट्रिकल के, उसमें क्लोज नहीं हो रहे थे। सो ए इज द करेक्ट आंसर। In terms of being open or closed, what is the state of the mitral and tricuspid valves, left and right atrioventricular valve respectively at the end of the first heart sound, ठीक है। अब यहाँ पे तुम लोगों का जो MCQ है, इससे मतलब क्या कह रहा है कि चाहे ओपन हो चाहे क्लोज हो, स्टेट क्या होती है मिट्रल और ट्राइकस्पिड वॉल्व्स की के एट द एंड ऑफ द फर्स्ट हार्ट साउंड, ठीक है। हमेशा जो पहला आपका हार्ट का साउंड होता है, जो आपका लब साउंड होता है, दोनों आपके मिट्रल और ट्राइकस्पिड, मैंने बताया था एट्राइवेंट्रिकुलर वॉल्व्स आर बोथ आर क्लोज, ठीक है। उसमें सेमिलुनर वॉल्व्स आपकी ओपन रहता है। अच्छा, कैपिलरी आर्टरीज अभी हमने नहीं पढ़ा, तो हम इसको छोड़ देंगे, हम बाद में करेंगे आफ्टर विल कंप्लीट द होल लेक्चर। ओके, इस लेक्चर की जो कंटिन्यूशन है ये कब होगी, आई विल टेल यू इन द ग्रुप, ठीक है। जो ज्वाइन करेंगे उनको हम बता देंगे, इस मजीद लेक्चर को हम कंटिन्यू करेंगे आगे, ठीक है, फॉर दो स्टूडेंट्स हु हैव परचेज दिस कोर्स, ओके, AQ और MD-CAT और बोथ। व्हाट वेसल्स कैरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट? हमें पता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कौन कैरी करती हैं, ओनली वी नो पल्मोनरी आर्टरीज कैरी करती हैं उनको। पल्मोनरी आर्टरीज आपकी डीऑक्सीनेटेड ब्लड को अवे कैरी करती हैं हार्ट से। During which phase of the cardiac cycle are all four heart valves closed while the ventricles begin to contract and internal pressure rises? ठीक है, ये एक बहुत ही आसान तरीके से कह सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें कह रहा है कौन से 4 वॉल्व्स क्लोज होंगे, एक ही फेज है वो, दैट इज़ द आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। जब भी कॉन्ट्रैक्ट होगा ताकि वापस बैक फ्लो ऑफ द ब्लड ना आ सके, तो चारों वॉल्व्स क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। समझ आया इसका मतलब? Which chamber of the human heart is characterized by having the thickest muscular wall and why is the structural adaptation necessary? मैंने बताया था
लेफ्ट वेंट्रिकल होता है टू पंप ऑक्सीजन ब्लड टू द एंटायर बॉडी, ठीक है। ये थिकेस्ट होता है, मैंने इसका एमसीक्यू में बताया था आंसर जब मैं पढ़ा रहा था। इन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम द ईसीजी QRS कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट्स विच स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल इवेंट। अच्छा, मैंने बताया था उसके बारे में, दैट इज़ द वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, ठीक है। ये आप लोग पढ़ चुके होंगे, मैंने बताया था। ये सारे AQ बेस्ड एमसीक्यूज हैं, MDCAT बेस्ड एमसीक्यूज भी हैं इसमें, ठीक है। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ब्लड फ्लोइंग बिगिनिंग फ्रॉम द पॉइंट वेयर डीऑक्सीडेटेड ब्लड रिटर्न्स फ्रॉम द लोअर बॉडी। वही चीज़ हो गई इंफीरियर वेना केवा में आपका जो है सबसे पहले आपका ब्लड होगा, इंफीरियर वेना केवा से आपका फिर जाएगा राइट एट्रियम में, राइट वेंट्रिकल, देन पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द कार्डियक इम्पल्स। अब देखो ये हमने पढ़ा था, ठीक है। ऐसे नोड सबसे पहले, फिर ऐसे नोड से कहाँ जाएगा आपका AV नोड के अंदर, फिर आपका एट्रिया नोड के अंदर, एट्रिया वेंट्रिकल नोड के अंदर, फिर आपका कहाँ पे जाएगा बंडल ऑफ हिज। बंडल ऑफ हिज आपकी ब्रांचेस करेंगी, ठीक है। ओके, यहाँ सबसे पहले एक चीज़ देखना, C और D में कंफ्यूज मत होना। ऐसे नोड से पहले AV नोड में नहीं जाएगा, पहले एट्रिया में जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे बच्चे MCQ गलत कर सकते हैं। इट्स अ वेरी टिपिकल एंड मोस्ट डिफिकल्ट MCQ के ऐसे नोड से AV में नहीं, पहले एट्रिया में जाएगा, एट्रिया से AV नोड में, फिर बंडल ऑफ हिज ब्रांचेस करेंगी परकिंजी फाइबर्स में, परकिंजी फाइबर से वेंट्रिकल्स में। विच द फॉलोइंग सर्कुलेटरी पाथवे इज करेक्ट? वी नो दैट द सुपीरियर वेना केवा, देन द राइट एट्रियम में आएगा, ठीक है, फिर राइट वेंट्रिकल, फिर पल्मोनरी आर्टरी, फिर लंग्स, फिर पल्मोनरी वेन, फिर लेफ्ट एट्रियम, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा, ठीक है। दिस इज द आंसर। A person has a heart attack that primarily affects the wall between the two ventricles. Which portion of the electrical conduction system is most likely affected? कौन सा होगा इसका सिस्टम? Primarily affects the wall between the two ventricles. Okay. यानी कि ये हार्ट अटैक अफेक्टिंग द वॉल बिटवीन टू वेंट्रिकल, यानी कि एक सेप्टम को कर रही है ना ये। तो अगर तुम यहाँ पे चेक करोगे तो वी हैव अ बंडल ऑफ हिज। बंडल ऑफ हिज की जो ब्रांचेस होती हैं वो आपकी बिफोर रीचिंग द एपेक्स होती हैं, ठीक है। और अगर जैसे ही आपको कोई भी सेप्टम में डिफेक्ट होगा, वो बंडल ऑफ हिज के आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो होते हैं, जो कि ट्रैवल करते हैं AV नोड से डाउन थ्रू द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम विया द बंडल ऑफ हिज, ठीक है। तुमने देखा होगा कि AV नोड से जो आपके इलेक्ट्रिकल सिंपल्स हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के अंदर डाउन जाते हैं, बिल्कुल इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के अंदर डाउन जाएंगे विया द बंडल ऑफ हिज। तो यही आपका जो है डिफेक्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। लेफ्ट इट्स द बंडल ऑफ हिज, ठीक है। सो हेयर वी हैव कंप्लीटेड द MCQs जो कि हमने पढ़े थे टॉपिक्स उनके। कंटिन्यूशन ऑफ दिस लेक्चर विल बी फॉर दोस्त जो कि एनरोल कराएंगे अपने आप को। आई होप आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा, ये ओरिएंटेशन अच्छी लगी होगी, एंड आई एम eager to meet you all in the online classes, और I hope you people really enjoy the session. कोई भी क्वेश्चन हो you can ask in the Premier comment box. I will be there to answer you people in the comment sections, ठीक है। बाकी PDFs of the slides and the MCQs सिर्फ स्टूडेंट्स को मिलेंगे जो कि एनरोल करा चुके होंगे अपने आप को। So you people can contact us on the website www.bioprep.pk or the WhatsApp number as well, ठीक है। Till then, Allah Hafiz and take care. Continuation of the class and the classes have been started from today. So आपने आपको एनरोल करवाएं ताकि आप लोग MDCAT और AQ के अंदर हमारे साथ तैयारी कर सकें फॉर द बायोलॉजी। अल्लाह हाफिज़।